31 सांसद चुन के जाते हैं। ये संविधान की मजबूरी है। संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से इनकी मजबूरी है कि 131 सांसद रिजर्वेशन के माध्यम से चुन के वहाँ भेजने हैं। अगर आज आप रिजर्वेशन खत्म कर दो तो ये 131 जीरो रह जाएंगे। पट्टा डल जाता है किसी भी पार्टी का सही, वो क्यों मतलब शोषित वंचित लोगों की बात करेगा? वो तो अपने फायदे देखेगा ना। आपको मारा गया है, बाबा साहब का मर्डर हुआ है। सफाई कर्मचारी को अगर ठेकेदार की नौकरी पानी है ना तो 50,000 से 1 लाख रुपए देकर वो नौकरी पर लगता है। और ये बात आप प्लीज़ दिखाइए, क्योंकि जिस दिन बहुजनों के हाथ में सत्ता आ गई फिर इनका जो 5,000 साल का इतिहास है वो शून्य हो जाएगा। और ये वापस जहाँ से आए थे ना, यूरेशिया, वहीं जाएंगे वापस। इस बात का डर है इन सब। चलिए, दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं द टीवी इंडिया। और एक बार फिर से एडवोकेट अरुण जी मेरे साथ मौजूद हैं और लगातार ये दलित मूवमेंट को लेकर तमाम आप उनको फेसबुक पे देखते होंगे, लगातार काम करते रहते हैं। अरुण जी, 2014 के बाद जैसी सत्ता परिवर्तन होता है हम देखते हैं कि लगातार दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है। क्या है मामला? अभी यूपी के कानपुर का ही मामला है। नदी में कुछ लोग नहाने गए और छोटे छोटे बच्चे उनको डंडे और लाठी से पीट रहे हैं। सोचो, एक मतलब वयस्क व्यक्ति को एक छोटे छोटे 5-5, 10-10 साल के, 8-8 साल के बच्चे उनको डंडे लाठी से मार रहे हैं। और पंडित जो स्कूल जो वहाँ मंदिर का है वो उनको मार के भगा रहा है। और जबकि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। कैसे देख रहे हैं इसे? विकास जी, सबसे पहले मैं आपके टीवी का, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। देश के अंदर जिस तरह की व्यवस्था खड़ी हो चुकी है आज वो बहुत भयानक है। देश के अंदर जातिवाद इतना फैल चुका है कि देश का जो SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी है उनके साथ लगातार शोषण हो रहा है। और सरकारों का जो रूप है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का बना हुआ है कि लगातार वो लोग हमें हिंदुत्व के नाम पे हमारा इस्तेमाल करते हुए बहुत तेज़ी से हमारे साथ शोषण भी कर रहे हैं साथ साथ। तो ये बहुत बुरी पीड़ा है जिसके कारण हम बहुत बुरी गर्त में जा रहे हैं। तो क्या इतने सारे तो लीडर एक्टिव हैं, उसके बाद भी ये सिचुएशन फिर आ रही है? देखिए, लीडर का एक्टिव होना सफलता नहीं है। सफलता ये है कि सही जो मुद्दे हैं उन पे अपनी बात रखनी चाहिए। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इस देश का 65% जो यूथ है आज उसके पास नौकरी नहीं है। और जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उनके लिए नौकरियां नहीं है, उनके लिए एजुकेशन स्तर नहीं है, स्वास्थ्य स्तर नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने होगी तो कैसे मतलब देश तरक्की करेगा? सिर्फ हिंदू नाम से तो देश तरक्की नहीं करेगा ना। लेकिन डंका तो बज रहा है फिर विदेशों में भी सर। डंका मतलब जो धरातल की नहीं, मीडिया तो देखिए जो गोदी मीडिया है वो डंका बजा रही है। लेकिन इस देश का जो सच्चा पत्रकार है, आप जैसे जो लोग हैं जो ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता करते हैं, उनसे जाके मिलो ना आप। पत्रकारिता बताएगी आपको हकीकत क्या है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो भारत के लोकतंत्र का चौथा पिलर है, वो तो बिक चुका है। बहुत बुरी हालत है। संसद भी खामोश है, लगातार एट्रोसिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। क्या जबकि 131 हैं वहाँ पर, है ना? उसमें से 131 में एक चंद्रशेखर जी भी आते हैं, तो 130 क्यों खामोश हैं? जबकि चंद्रशेखर तो बोलते हैं और भी कई सारे जो MP हैं वो बोलते हैं, लेकिन बाकी सारे खामोश हैं। जबकि सारे अधिकार जितने भी उनको मिले थे, संवैधानिक अधिकार मिले थे, वो सारे के सारे उनमें अमेंडमेंट कर करके ख़त्म कर दिया गया। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, मैं उसको कभी MP नहीं मानता जो व्यक्ति संसद में जाके बैठ जाता है। असली MP वो होता है जो आम जन के लिए धरातल पे काम करता है। और उसके लिए पद जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर हैं जो बिना किसी पद के इतने बड़े बड़े काम करते हैं, इतने बड़े बड़े काम करते हैं कि मतलब वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बैठे हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा बड़े। जैसे कि एक मुस्लिम मंसूरी करके शायद उनका है, आप देखते भी होंगे, हाँ वायरल हो रहे हैं। तो वो कोई MP तो है नहीं, लेकिन आप देख पाते हो कि वो गरीब लोगों की किस प्रकार हेल्प करते हैं। तो MP होना और संवैधानिक पद ले लेना ये ज़्यादा मेरी निगाहों में मायने नहीं। कानून तो सर संसद में ही बनता है ना सर। कानून है, जनता के लिए डिसीजन है, वो संसद में लिए जा रहे हैं। जी। अगर वहाँ पर जो प्रतिनिधि चुनकर गया है किसी मतलब कम्युनिटी का, तो वो उसकी आवाज़ वहाँ उठा नहीं रहा है, खामोश है। आपने कभी देखा है इतने सालों में कोई आवाज़ उठा रहा हो एट्रोसिटीज़ पे? देखिए, ऐसा चंद्रशेखर को छोड़ दिया नहीं, चंद्रशेखर भाई आवाज़ बुलंद करते हैं, नो डाउट। और भी कई ऐसे सांसद हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन ये जो 131 सांसद चुन के जाते हैं ये संविधान की मजबूरी है। संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से इनकी मजबूरी है कि 131 सांसद रिजर्वेशन के माध्यम से चुन के वहाँ भेजने हैं। अगर आज आप रिजर्वेशन खत्म कर दो तो ये 131 जीरो रह जाएंगे।
और ये जो लोग चुनकर जाते हैं, पार्टियां टिकट देती हैं, जिनके गले में पट्टा डल जाता है किसी भी पार्टी का सही, वो क्यों मतलब शोषित वंचित लोगों की बात करेगा? वो तो अपने फ़ायदे देखेगा ना। एक एमपी बनने के बाद, एक विधायक बनने के बाद जो फैसिलिटी मिलती है दबे कुचले लोगों को, अगर 131 सांसद हो या हमारे में एमएलए हो, अगर उनको राइट्स मिलता है और वो जीत के प्रतिनिधि बन के जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो अपनी ऐशो-आराम की ज़िंदगी को इन शोषित वंचित लोगों के लिए कुर्बान करेंगे? यही एक कारण है, यही एक बड़ी वजह कारण मान है, यही बड़ी वजह है। सच यही है विकास जी, सच्चाई यही है। आपको नहीं लगता कि जो ये बहुजन मूवमेंट है वो एक तरीके से बिल्कुल स्टॉप हो गया है, उस तरीके से मतलब काम नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पे आने पे से भी डर रहे हैं, लग रहा है आपको ऐसा? देखिए विकास जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सच में अगर ये आवाज़ दब जाती या ये बहुजन आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाती तो शायद कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म ना होता। मैं इससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ, मतलब कि ये इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये तो कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी तक रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो इस देश का यूथ है, 65% जो यूथ है वो इस समय रोडों पर उतरा हुआ है। क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि देश, ये जो सरकार है ना, जिसे लोग कहते हैं कि यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे ये देश का प्रधानमंत्री नहीं, ये ईवीएम का प्रधानमंत्री है। और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप इसको पब्लिश करें और दिखाएं कि ये जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। अगर इतना नाज है, इतना घमंड है, इतना प्राउड है अपने अच्छे कामों पर, तो एक बार ईवीएम से चुनाव हटाकर बैलेट पेपर से करा कर देखें ना। अभी पंजाब में क्या हुआ है, सुपड़ा साफ हुआ है। ऐसे पार्टियां खामोश क्यों रहती हैं सर? अगर चलिए, मैं 2-4 बहुजन पार्टियां, बीएसपी है, बहन जी भी तो इस ओर कार्रवाई कर सकती हैं। वो लगातार ईवीएम को लेकर बात, अखिलेश यादव है वो ईवीएम को लेकर बोलते रहते हैं, चंद्रशेखर हैं वो ईवीएम को लेकर बोलते रहते हैं, और जो दलित पार्टियां हैं वो भी ईवीएम को लेकर बोलते रहते हैं, साउथ में जो पार्टियां हैं वो भी ईवीएम को लेकर बोलते रहते हैं। लेकिन एक साथ एक मूवमेंट खड़ा क्यों नहीं हो रहा सर? अगर ईवीएम ही गलत है, जबकि जो विपक्ष है वो लगातार बोलता है कि भाई अगर ईवीएम से गड़बड़ तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? आपको भी तो सवाल उठाने चाहिए ना। तो वो विपक्ष पूरा खामोश है, ईवीएम का। मैं इसका जवाब दूंगा। विकास जी, जो पार्टियां सिर्फ बोलती तो हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं करती, उसका कारण पता क्या है? क्योंकि इसी ईवीएम से चुनाव तो उन्होंने भी जीता है ना। प्रॉब्लम ये है, ईवीएम के विरोध में सिर्फ एक लीडर है जो पूरे देश में अपनी आवाज को बुलंद ही नहीं करता, नागपुर में जाके आरएसएस के मुख्यालय को घेरने का भी काम करता है। उस लीडर का नाम है माननीय वामन मेश्राम साहब। वामन मेश्राम साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 40 साल से एक ही काम कर रहे हैं, वो है व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन। और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में एट्रोसिटी ये होती रहेंगी जब तक व्यवस्था नहीं पलटेगी। आपके घर कोई ये कहने नहीं आता, जब नवरात्रे आते हैं, कोई ये कहने नहीं आता विकास जी कि आप अपने घर में 9 दिन के लिए देवियों को बिठा लो या नवरात्रे रख लो, ये व्यवस्था है। जब दिवाली आते हैं ना, आपसे कोई कहने नहीं आता आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर लो, ये व्यवस्था है। तो वामन मेश्राम साहब जो हैं, मेश्राम साहब उस व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं जिस व्यवस्था को खड़े करते करते इन्होंने बाबा साहब का मर्डर कर दिया। बाबा साहब की अपनी कोई ऐसी मौत नहीं हुई है कि वो मौत हुई है उनकी, बाबा साहब को मारा गया है, बाबा साहब का मर्डर हुआ है। बाबा साहब ने, है ना, ये जो 5000 साल पुरानी व्यवस्था थी, इस पड़ी व्यवस्था को देखिए, आप ऐसे समझिए कि ये व्यवस्था ऐसे थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे थी। बाबा साहब इसको ऐसे करना चाहते थे, लेकिन ये ऐसे थी 5000 साल से। और इस व्यवस्था में ब्राह्मण जो है वो टॉप पे बैठा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो बाबा साहब इस व्यवस्था को ऐसे करना चाहते थे, तभी बाबा साहब ने 65 साल के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी और अपनी उम्र से भी ज़्यादा काम किया। तो बाबा साहब उस व्यवस्था को ऐसे पलटने वाले थे, उससे पहले उसने ऐसे ख़त्म कर दिया इस व्यवस्था। अच्छा, एक और सवाल खड़ा होता है कि जब भी हम बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं, काशीराम ने बड़ा मूवमेंट किया, बीएसपी की सरकार बनी और लोगों ने बहुजन राज भी देखा। और उस समय नो डाउट कई सारे लोग हैं मेरे जानने वाले, जैसे एडवोकेट सुरजीत सम्राट हैं, वो कहते हैं मैंने 5-10 रुपये में वहाँ से वकालत कर ली थी। मतलब उस समय के पॉलिटेक्निक के जो कॉलेज से तमाम चीज़ें की उस समय। जी। लेकिन उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री भी निकलता है जी। तो अब जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के समय देखें, एएसपी अलग जोर लगा रही है, बीएसपी अलग जोर लगा रही है, अखिलेश यादव अलग जोर लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी को डायरेक्ट जिताने की कोशिश की जा रही है? आप मेरा अपना आकलन सबसे अलग है और मेरा आकलन ये है कि देखिए, जो हिंदुत्व के नाम पे कुछ परसेंट जो वोट है वो अपनी जगह बिल्कुल फिक्स है। और इस देश के अंदर जो SC ST OBC के नाम पे जातियां बिखरी हुई हैं और अलग अलग पार्टियां बनी हुई हैं, चाहे वो ASP हो,
चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो या अन्य कोई और पार्टी हो। तो भारत के अंदर वर्तमान में जातियां हैं और पिछले 5000 साल पहले से भी जातियां थी और आज भी जातियां हैं। और जाति के लोग अपने ही अच्छे काम वाले व्यक्ति को लीडर नहीं स्वीकार करते, वो देखते हैं मेरी जाति का। जैसे कि यादव जो लोग हैं वो अखिलेश यादव को लाइक करते हैं, अखिलेश यादव को लाइक करते हैं तो कुछ लोग अखिलेश की तरफ जाते हैं, वो पीएसपी को छोड़ देते हैं। तो ये जो जातियों की राजनीति है ये SC ST OBC एंड माइनॉरिटी में बिखर जाती है और जो कुछ % हिस्सा है वो साफ निकल जाता है और वो सत्ता में आ जाता है। तो क्या लग रहा है अभी 27 में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश से नो डाउट उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा जाता है राष्ट्रीय लेवल पे। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश, हाँ देश का बड़ा राज्य है और जो वर्तमान में सत्ता है आर्यव्रत भी उसको कहते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होने वाला है उत्तर प्रदेश में? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक देश के अंदर EVM रहेगा सत्ता परिवर्तन मुश्किल होगी और ऐसे होता रहेगा कि जो छोटे छोटे से राज्य हैं कभी केजरीवाल को पकड़ा दिए, हो सकता है आने वाले समय, मेरा अपना आकलन है, मेरा अनुभव कहता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि विकास जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये पार्टी रजिस्टर्ड होगी, कांग्रेस जनता पार्टी, और ये 10, 20, 50, 100 अपने विधायक भी निकाल लेगी क्योंकि जिस तरीके से मतलब ये फेमस है, समर्थन आ रहा है लोगों का, ये पार्टी अपने विधायक MP भी निकाल लेगी। लेकिन बात है व्यवस्था की। केजरीवाल भी ऐसी आया था, केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, लेकिन उसी के काल में ऐसा हुआ है कि अब तक जो दिल्ली के अंदर 4th कैटेगरी के जो लोग थे, 4th क्लास के, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, देश की राजधानी, एक सफाई कर्मचारी को अगर ठेकेदार की नौकरी पानी है ना तो 50,000 से 1 लाख रुपए देकर वो नौकरी पर लगता है। और ये बात आप प्लीज़ दिखाइए कि 1 लाख रुपए से लेकर 50,000 तक उसको रिश्वत खिलानी पड़ रही है जब उसको नौकरी मिलती है, और वो नौकरी कितने घंटे, कितने सप्ताह, कितने महीने, कितने साल रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन्हीं के काल में आज स्थिति ये बन चुकी है कि 11 महीने के लिए एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर को और 11 महीने के बाद दूसरी पार्टी आ जाती है, दूसरी कंपनी आ जाती है, फिर उसको पैसे दो। तो इतना बुरा, मतलब ठेकेदारी के अंदर दिहाड़ी पर था। आपको मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश के अंदर इतनी बुरी स्थिति बन चुकी है कि देह व्यापार पर मजबूरी में लोगों को आना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पेट है इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। नौकरियां रहेगी नहीं, सरकारी तो रही नहीं तो प्राइवेट का भी इतना बुरा नुकसान है। अभी कुछ समय पहले की घटना है, एक हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, नया कॉन्ट्रैक्टर आया, वहाँ के जो भी MS थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का, उन्होंने पुराने लोगों को रखने से मना करवा दिया, क्योंकि नए लोग आएंगे 50-50 हज़ार रुपये देंगे तो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाएगा। 200 कर्मचारी थे, कम से कम 8-10 महीने तक उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया MCD के ऑफिस के बाहर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फाइनली स्थिति ये बनी कि वो लोग निराश होकर कहीं कहीं अपने पैसे देकर फाइनली लगी गए, लेकिन उनको नौकरी नहीं लग पाई। ये स्थिति देश की बनी हुई है विकास जी। तमाम और जो लोग आपको सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात है जो देश का युवा है, जिसको जेन जी भी कहते हैं, जिसने श्रीलंका में भी परिवर्तन किया, नेपाल में परिवर्तन किया, अब लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद अपने भारत में भी इस तरीके का हो, तो क्या लग रहा है आपको? उन तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे पत्रकार लोग जो गोदी मीडिया की जय जयकार करते हैं और गोदी मीडिया के बारे में बोलते हैं, लेकिन सच्चा पत्रकार मैं आज की डेट में उसको मानता हूँ जो यूट्यूबर्स हैं, जो सच्चाई दिखाते हैं। और इस देश के अंदर है ना, एक बार ये पीक पर जाएगा शोषण। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये एक बार पीक पर जाएगा शोषण। जैसे 1984 में एक घटना हुई थी, सिख दंगा। सिख दंगे में सिखों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ था, उनके साथ इतना गलत हुआ था कि मानवता के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके साथ हुआ। आज कोई सिख कौम को हाथ तो लगा कर दिखाए। आज बड़े बड़े बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, आज जाके किसी गुरुद्वारे की एक ईंट तो निकाल कर दिखाए। ये हिंदुत्ववादी संगठन जो अपने आप में बनते हैं, किसी गुरुद्वारे की ईंट हिला कर दिखाए। सिख कौम इसलिए मजबूत बैठी है। ऐसे ही मेरा आकलन ये कहता है कि एक बार इस देश के अंदर शोषण पीक पर जाएगा। जब पीक पर जाएगा ना, तो इस देश का जो युवा है, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो वो बिल्कुल दरबदर हो जाएंगे। तब आंदोलन होगा और उस आंदोलन के बाद चाहे उस समय सत्ता पक्ष में कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य कोई और पार्टी हो, सब बह जाएंगे उस सैलाब में। जब इस देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा, जन आंदोलन, जिसको राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होने में कुछ समय बाकी जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी मेरे लोगों की होगी। आज 21वीं सदी में जो इस देश का शोषित वंचित जो जमात है, वो बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आ रही है और इसी बात से वो लोग परेशान हैं। अगर आज है ना
इस देश के जो SC/ST OBC की जो पार्टियां हैं, संगठन है, अगर वो जाकर सरेंडर कर दें इस व्यवस्था के सामने, ये जो असमानता की एक व्यवस्था है ना विकास जी, इसके सामने अगर सरेंडर कर दें और ये कह दे कि हम सब कुछ खत्म करते हैं, हमें हमारे अधिकार दे दो, तो आप यकीन कीजिए 1 लाख रुपए महीना सरकारी नौकरी ये व्यवस्था उनको दे सकती है, लेकिन आवाज़ नहीं उठाना। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। ये जो कई हजार साल से शोषित वंचित लोग थे, इनको दबाया गया है। तुम आवाज़ क्यों उठा रहे हो? व्यवस्था, राजनीति के द्वारा मिली हुई सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खुलता है। लोग सत्ता की तरफ अग्रसर है, इस सत्ता से डरे हुए हैं ये व्यवस्था, क्योंकि जिस दिन बहुजनों के हाथ में सत्ता आ गई फिर इनका जो 5000 साल का इतिहास है वो शून्य हो जाएगा। और ये वापस जहाँ से आए थे ना, यूरेशिया, वहीं जाएंगे वापस। इस बात का डर है इन सब। चलिए, अरुण चंदेल जी मेरे साथ थे, आपने तमाम बातें सुनी, आपको क्या लगता है? और जैसी इनकी प्यारी स्माइल है वैसी उसी तरीके का ये काम भी करते हैं, लगातार इस समय एक्टिव हैं सोशल मूवमेंट को लेकर। आपको इनकी बातें कैसे लगी अपने राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।